दोस्तों, जब 1947 में हम आजाद हुए, उसके बाद में 1950 में हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गए। उसके बाद से लेकर अभी तक इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे चेंजेस आ गए, जिसमें हमने ये कहा कि पहले अंग्रेजों के जमाने में पुलिस स्टेट हुआ करता था तो डंडे की नोक पर काम हुआ करते थे। बट आज के समय हम बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है आपकी सर्विसेज का। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट छूटने में नहीं आ रहा है। और यह बात अभी रिसेंटली 70वीं IIPA की जो मीटिंग हुई, एनुअल समिट हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें साफ साफ प्रेसिडेंट ऑफ IIPA, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं ओवरऑल इंडिया के, जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने कहा कि अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट खत्म नहीं हो रहा है। लोग जो हैं वो इस लाल बत्ती को देख करके पागल हो जाते हैं, इसको सोच करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और उसमें फिर जब रियलिटी चेक सामने आता है तो फिर उसके बाद में जो शपथ ली जाती है जो भी उनके द्वारा काम करने के लिए कि हाँ जी, हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के तहत हमारा रिक्रूटमेंट हुआ है, हम काम करेंगे, हम IPS हैं, तो इसमें जो सेवा का भाव है वो तब तक ही जगता हुआ दिखाई पड़ता है जब तक कि आप सेलेक्ट नहीं हो जाते। फिर जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद में आपके दिमाग में आने लग जाती है कि मुझे क्या, मुझे तो मेरी जेब भरनी है, मुझे तो मेरा फायदा उठाना है। और दूसरा कि जनता के लिए एक जो आपका भाव होना चाहिए लगाव का, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का, वो भाव भी बोले समय के साथ खत्म होता चला जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि अंग्रेजों के जमाने में पब्लिक सर्वेंट्स किया करते थे। वैसे तो पब्लिक सर्वेंट नहीं थे, वो पुलिस सर्वेंट हुआ करते थे। अब हमारे लिए यहां पर जानना जरूरी है कि इस IIPA की इस 70वीं मीटिंग में जगदीप धनखड़ जी ने और बाकी लीडर्स ने क्या बात कही है, जिसको लेकर के हमें वाकई में अलर्ट रहने की जरूरत है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप लोग भी कहीं ना कहीं इस पूरे कंट्री का एक पार्ट हैं। इसमें हो सकता है कि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, फॉर एग्जांपल IAS IPS बन जाएंगे, या फिर आप सर्विस टेकर होंगे। तो उस परिस्थिति में आपको पता होना चाहिए कि कैसे इस सर्विस का हम इस तरीके से कायापलट होते हुए देख सकते थे, जो कि अभी तक प्रॉपर्ली नहीं हो पाया। अब देखो, हम आगे बढ़े उससे पहले PW Only IAS की तरफ से UPSC फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं 2026 के एस्पिरेंट और 2025 के एस्पिरेंट दोनों के लिए, ठीक है, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। और इनमें आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, CSAT के MCQs, GS के MCQs, मेंस आंसर राइटिंग और कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अपने हिसाब से जो लिंक दिया हुआ है, पिन कमेंट दिया हुआ है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर पूरा आपको प्रोसेस पता पड़ जाएगा इसको एनरोल करने के लिए। अब देखो, बात कुछ ऐसी है कि ये जो IIPA है, ये शुरुआत ही इसी तरीके से की गई थी कि देखो, हमने जो लेगेसी स्टार्ट की है हमारी इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें कहीं ना कहीं कॉलोनियल सेटिंग चलती आ रही है। और कॉलोनियल सेटिंग में क्या होता है, डंडे की नोक पे काम हुआ करता था, तो उसको चेंज करना हमारी प्रायोरिटी थी। तो उसको ध्यान रखते हुए 1954 में ये IIP है ना, ये इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम में आता है। अब आप देखोगे कि यहां पर हमारा टारगेट है कि कैसे भी करके हमें अंग्रेजों वाले दिमाग को लेकर के नहीं चलना, क्योंकि वो तो यहां पर लूटने के लिए आए थे। अभी मैं आपको पूरा एवोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे ये सारा सिस्टम चला था। उसी बात को जगदीप धनखड़ जी ने बार बार हाईलाइट किया, कॉलोनियल माइंडसेट को छोड़ो, इमोशनली इंटेलिजेंट हो, लोगों के साथ कनेक्ट करो और कल्चरल कॉम्पिटेंस लेकर के आओ। आप सोचो कि 75 साल से ज्यादा की आजादी हो गई, पर अभी भी हम उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं जिन चीजों की बात शायद शुरू में की होगी। जब इन सिविल सर्विसेज को कंटिन्यू करने की बात आई थी, तब हमारे लीडर्स ने, तो जब सिविल सर्विसेज को कंटिन्यू करने की बात आई थी, तब हमारे लीडर्स ने साफ साफ इस चीज को समझा था कि ब्रिटिशर्स यहां पर डंडे की नोक पे काम करते थे, तो हमें यहां पर हमारे लोगों को साथ में लेकर के काम करना है। हम सब इक्वल लेवल के इंडिविजुअल्स हैं। यहां पर कोई प्राइमरी या फिर आपको फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास सिटीजन की कैटेगराइजेशन में नहीं जाने वाला है। तो उस बात को अभी भी बोलना पड़ रहा है, यह बड़े दुख की बात है। अब देखो, इस जर्नी की अगर बात करें तो सिविल सर्विसेज का एवोल्यूशन, आपको पता है हमारे ऊपर रूल किसने किया, शुरुआत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो जब यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड के तौर पे यहां पर आए, तो भाई साहब उन्होंने आते ही सबसे पहला काम किया कि कैसे भी करके हमें एक ऑर्गेनाइज सिविल सर्विसेज तैयार करनी चाहिए, जिसके तहत
आप अपने यहां पर काम को रन इजीली करा सको, क्योंकि ये आई तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने के लिए, बट बाद में एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पे भी काम करने लग जाती है। फिर उसके बाद में लॉर्ड वेलेस्ली जब आता है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरीके से गवर्नर बनते हुए, है ना, तो उस इंडिविजुअल को फिर मौका मिल गया कि भाई मैं और एक्सपेंड करूं और अपनी पकड़ बनाऊं कैसे भी करके इस पूरे मैकेनिज्म में, क्योंकि जिसने भी अपने सर्वेंट्स और अपने जो लिंक्स हैं उनको पकड़ के रखा, वो कहीं ना कहीं पूरे देश के ऊपर या पूरी टेरिटरी के ऊपर अच्छा खासा अपना रिजीम मेंटेन करके चल सकता है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने फिर बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज स्टैब्लिश कर दिया 1800 के टाइम पे। वो बात अलग है कि फिर उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया कि बोले इस तरीके से आप काम नहीं कर सकते। फिर आगे टाइम बीतता है तो चार्टर एक्ट आया आपका 1853, उसके तहत एक ओपन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रपोजल मोर और लेस आ गया, और फिर उसी 1853 के चार्टर एक्ट के आधार पर सिविल सर्विसेज कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1854 में, और उस कमीशन को लीड किया था मैकॉले ने, और मैकॉले ने फिर अपनी तरफ से अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, जिसके आधार पर आज का जो मोर और लेस जो फ्रेमवर्क है, जिसके आधार पर आज की जो हम कहते हैं ना कि हाँ एग्जाम कंडक्ट कराना है, एग्जाम के बाद में ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद में आप पब्लिक सर्विस के लिए काम करोगे, तो ये चीजें ब्रिटिशर्स के टाइम पर इसी तरीके से स्टार्ट हुई थी। बट जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब के टाइम पर जो ड्रीम्स लेकर के आगे बढ़ा गया था कि भाई कैसे भी करके हमें लोगों की वेलफेयर पे ध्यान देना है, ना कि पुलिस स्टेट होते हुए लोगों को डरा के धमका करके और उनको पनिश करते हुए काम करना है। बट अगेन मैं आपको बता दूं कि चीजें चेंज हुई पर उतनी नहीं हुई जितनी की रिक्वायरमेंट थी। अदरवाइज फिर ये चीजें कहने की कहां जरूरत पड़ रही है कि भाई आप अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट के अंदर फंसे हुए हो, क्योंकि ये एवोल्यूशनरी जो प्रोसेस मैंने बताया आपको, इस प्रोसेस के दरमियान आप देखेंगे कि सिविल सर्वेंट्स को एक मौका मिला कि जो लेगेसी उनको ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के तहत थी उनके हाथ में, वो फिर आगे कैरी ऑन करते चले गए, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी कि देश को कैसे चलाया जाए इसके बारे में नॉलेज कॉमन मैन को नहीं है, और नई तरीके से नए सिरे से कुछ चीजें स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे। तो क्यों ना जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जो ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रहे हैं उन्हीं को हम अच्छे से ट्रेन करें, उन लोगों को कहें कि भाई आप सेवा भाव के साथ में आगे बढ़ो। बट अभी भी वो लाल बत्ती वाला फितूर, वो सारी चीजें अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई दिखाई पड़ती हैं। अब देखो आज इतना लंबा समय बीत गया है और IIPA की जो 70वीं मीटिंग हुई है, इसमें ये बात कहना ये हमारे लिए एक आई ओपनर से कम नहीं है। इसके अलावा और भी बातें इन्होंने कही थी जगदीप धनखड़ जी ने। एक तो ये कि हम कॉलोनियल माइंडसेट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में हर जगह पे। फॉर एग्जाम्पल किंग्सवे हुआ करता था, आज उसको कर्तव्य पथ हम बोलते हैं, जो कि कॉलोनियल स्टेटस को बिल्कुल खत्म करने की बात हो गई। इसके अलावा जो क्रिमिनल लॉज चला करते थे हमारे, इंडियन पीनल कोड, IPC हो गया, CRPC, है ना, ये सारे, इनको आज हमने खुद ने रिन्यू किया है और इनके नॉमेनक्लेचर तक को भी हमने डीकोलोनाइज करने का एफर्ट किया, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम। तो ये क्या है, कॉलोनियल माइंडसेट को धीरे धीरे हम छोड़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलोनियल माइंडसेट छूटा नहीं है, बट बचा हुआ है, उसको खत्म करना जरूरी है। इसके अलावा जगदीप धनखड़ जी के द्वारा यह कहा गया कि देखो इमोशनली इंटेलिजेंट होना जरूरी है। आप समझते हैं एथिक्स के पेपर में ये पोर्शन आता है कि आप कनेक्ट करो लोगों के साथ में, इससे आप वीकर और मार्जिनलाइज सेक्शन जो है हमारे समाज के, उनके साथ कनेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा आप लोगों के अंदर एक एथिकल लीडरशिप होनी चाहिए कि आप जो कुछ भी काम करो वहां पर आप अपने खुद के इंटरेस्ट को बाद में और पहले जो नीडी है उसके लिए आप सर्विस अपनी दे सकें। साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका एटीट्यूड होना चाहिए। और आज के समय में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, डेटा एनालिटिक्स है, बोलो इसका यूज करो आप। इससे क्या होगा कि आप डेटा को प्रॉपरली समझ करके लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हुए आप अपनी अच्छी पॉलिसी फॉर्मुलेट करोगे और उनका प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी कर पाओगे। अल्टीमेटली वेलफेयर स्टेट का जो हमारा सपना है वो पूरा यहां पर इस तरीके से हो सकता है। जमाना है डिजिटल एज का, तो क्यों ना साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए लोगों के वेलफेयर का काम किया जाए। ये चीजें यहां पर हाईलाइट की गई। अब देखो आप लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि
सिविल सर्विसेज को कंटिन्यू करने में एक इंडिविजुअल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, अदरवाइज बहुत सारे इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंस के टाइम पे कहने लग गए थे कि स्क्रैप करो, इन लोगों ने तो बहुत खून पिया है हमारे लोगों का अंग्रेजों के अंडर में। बट अल्टीमेटली उन इंडिविजुअल ने, जिनका मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उनको आप बोलते हो पेट्रॉन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट। इन्होंने हमारी सिविल सर्विसेज को कंटिन्यू करने की बात कही, जिसकी प्रिपरेशन आज आप कर रहे हो। तो आप बताओ वो कौन इंडिविजुअल थे जिन्होंने स्टील फ्रेमवर्क भी बोला था इंडियन सिविल सर्विसेज को, राइट? आप मुझे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साथ ही साथ आप बताइए कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना आप अभी भी सर्विसेज में देख रहे हैं या फिर करते हैं, क्योंकि करप्शन भी एक बहुत बड़ा मेनेस है। इससे संबंधित मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, राइट? तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।